सरकार के ये 5 स्टेप क्या बता रहे हैं? कहानी क्या बदल रही है? क्या कुछ नया होने वाला है? और क्या भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल जाएगा? क्या सेंटर में वो आ जाएंगे जिन्हें आप वंचित वर्ग कहते हैं? सरकार के 5 कदम और 5 निर्णय क्यों पलट गए, ये जानने की जरूरत है। क्यों पलटे, कैसे पलटे, क्या वजह है जो इसको पलटने के लिए सरकार मजबूर हुई? हम इस वीडियो में अपने व्लॉग वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्या लोग नेटिजन्स लोग बात कर रहे हैं, नेट पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पे क्या चर्चा हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या छप रहा है, उन सबको इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले वो सरकार के 5 निर्णय जिसके चलते सरकार को अब पलटने वाली सरकार या रोल बैक वाली सरकार कहा जा रहा है, इसको जानते हैं। पहला, सरकार बजट लेकर के आई। बजट में सरकार ने इंडेक्सेशन को खत्म करने की बात की और बाद में सरकार के लिए ये फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार ने फैसला वापस ले लिया क्योंकि मिडिल क्लास की तरफ से इसका विरोध हुआ। अब इंडेक्सेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो उस पर एक वीडियो हम छोटा सा आपके लिए बना देंगे। नेक्स्ट, सरकार वक्फ बिल लेकर के आई। सरकार ने अपने 100 दिन के एजेंडे में शायद वक्फ बिल को भी रखा था। सरकार एक मैसेज देना चाहती थी विचारधारा का कि वो वक्फ के इश्यूज के ऊपर भी कुछ करना चाहती है और उसमें बदलाव लाना चाहती है। बिल आया, मीडिया के जरिए से लीक हुआ, बाद में लोकसभा में रखा गया और जैसे ही लोकसभा में रखा गया विद इन 2 आवर्स कहां चला गया? जेपीसी में चला गया। और ये जेपीसी बनी पहली बार 10 सालों में। मोदी सरकार के पहला 5 साल 2014 से 2019 कोई जेपीसी नहीं, 2019 से 2024 कोई जेपीसी नहीं, लेकिन वक्त फौरन चला गया कहां? जेपीसी। अब जेपीसी बन गई है, उसके मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। अब वहां से इस बिल पर तमाम उस पर रेफरेंसेस बनेंगे और उस पर चर्चा होगी, बाद में ये लोकसभा में आएगा। तो एक मैटर, 2 मैटर सरकार के रोल बैक के। तीसरा मैटर देखिए, केंद्र सरकार का नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा है सरकार के ऊपर। क्योंकि सरकार ने जब इलेक्शन में जा रही थी तो 400 की बात आई थी, उस 400 को विपक्ष ने जोड़ा संविधान के बदलने से, और उसका नतीजा क्या हुआ कि सरकार की सीटें बहुत बड़े पैमाने पर कम हुई। और कास्ट सेंसस के इश्यूज के ऊपर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने मुद्दे को उठाया, बिहार में नीतीश कुमार ने हालांकि पलटी मारी, लेकिन इससे पहले उन्होंने वहां पर कास्ट सेंसस कराया, जाति जनगणना कराई, और उसको राहुल गांधी ने पूरा सपोर्ट भी किया और कहीं ना कहीं आज वो उसके सबसे बड़े पुरोधा बन गए हैं जातीय जनगणना के। वो लेकर के आए। सरकार के सामने अब समस्या ये थी कि इस मुद्दे को किसी तरीके से हल करती सरकार एनडीए की बन चुकी है। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 2 सदस्यीय बेंच ने एक निर्णय सुनाया और कहा कि इसमें विसंगतियां हैं और जो लोग इसमें शामिल किए गए हैं, आरक्षण नहीं दिया गया है, उनको शामिल किया जाए और एक नई लिस्ट 3 महीने के अंदर जारी की जाए। अब सरकार के सामने यह था कि जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनके साथ क्या होगा, जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं उनको कैसे नौकरी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं करने जा रहे हैं, यानी हाई कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे। ये तीसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रोल बैक की तरीके से डिसीजन आया और विपक्ष ने उसको खूब मजबूती के साथ पकड़ा। इसी के साथ सरकार ने एक और गलती कर दी, या ये कहिए कि सरकार की टाइमिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गई। सरकार ने यूपीएससी की तरफ से लैटरल एंट्री निकाल दिया। लैटरल एंट्री एक्चुअल में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोविजन लाया गया था। हालांकि इसकी सेकंड एआरसी में भी रिकमेंडेशन की गई थी, लेकिन वो रिकमेंडेशन और जिस तरीके से आरक्षण के प्रावधान की अनदेखी करते हुए ये लैटरल एंट्रीज लाई गई और जिसको इशू बनाया विपक्ष ने, उसके चलते सरकार बैकफुट पर आई। क्योंकि 45 वैकेंसीज थी जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी और साथ ही साथ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती होनी थी, और ये डायरेक्ट भर्ती थी, सीधी भर्ती होनी थी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर थी। और इसमें 13 पॉइंट जो रोस्टर है उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई थी। सरकार को लगा कि हम ये वैकेंसी निकाल ले जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने उसको कहा कि आप दलितों का, पिछड़ों का और आदिवासियों का हक छीन है। राहुल गांधी उसके, अखिलेश और तेजस्वी यादव ने भी उनका भरपूर साथ दिया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि चिराग पासवान जो कि सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जेडीयू जो कि सरकार को समर्थन दे रही है, वो भी इसके खिलाफ खड़े होगा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो दलितों का, पिछड़ों का हक है और इसको मारा जा रहा है। अब आज सरकार ने एक लेटर लिखा और सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वहां से एक लेटर, जितेंद्र जी जो है उसके प्रमुख हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा और वो लेटर गया
कि इस नियुक्ति को रोक दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं और रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेटर का लब्बो लुभाव ये था और वैकेंसी जो है रोक दी गई भर्ती के लिए। ये चौथा एक तरीके से रोल बैक हो गया। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग बिल एक है जिसे अक्टूबर तक, जिसमें लोगों को अपने सुझाव देने हैं। सरकार उस बिल को भी अभी लेकर के नहीं आ रही है, जिसमें यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया को ला करके रेगुलेट करने की बात की जा रही थी। काफी स्टेक होल्डर्स हैं, अब वो सारे स्टेक होल्डर से बातचीत होगी, बिल आएगा नहीं आएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो ये 5 स्टेप, 75 दिन मोटे तौर पर आप सरकार को ले लीजिए, अगर 4 दिन से आप काउंट करें तो मोटे तौर पर 75 दिन में 5 स्टेप जो बीजेपी को बैकफुट पर करते हैं। और नैरेटिव किसका सेट हो रहा है? राहुल गांधी का हो रहा है। नैरेटिव किसका सेट हो रहा है? नैरेटिव तो सेट हो रहा है इंडिया अलायंस का या कांग्रेस लेड कोलिशन का, आप कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट हो रहा है। लगातार देश जो है सामाजिक न्याय के आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा प्रमुखता पा रहा है। और अब जिस तरीके से सरकार के सामने सामाजिक न्याय के कि जिस तरीके की मांग विपक्ष ने करी है, पीडीए की शक्ल में अखिलेश यादव ने करी है, जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, दलितों के आंदोलन के लिए वो बात कर रहे हैं, अब पिछड़ों की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो अब एक चेंज आ गया है, राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स में चेंज आ गया है। ये एक तरीके का पॉलिसी शिफ्ट है। अब 2 राजनीतिक देश में प्लेटफॉर्म थे। एक कांग्रेस की राजनीति जो कि सेंट्रल आप कह सकते हैं उसकी अप्रोच रही है, सेंट्रल विंग आप कह सकते हैं। एक राइट विंग है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में था, और एक छोटे छोटे दल हैं क्योंकि भारत में अब जो लेफ्ट विंग है वो तो कमजोर हो चुका है, वो वेस्ट बंगाल में भी अब नहीं है। लेकिन आप थर्ड फ्रंट के तौर पर उन रीजनल पार्टीज को रख सकते हैं जो कि सामाजिक न्याय की बात करती हैं और जातीय आधारित उनके सामाजिक राजनीतिक संगठन है जिसके आधार पर वो सामाजिक न्याय को लागू करने की कोशिश करती हैं। अब सेंट्रल में क्या किया गया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के अप्रोच को सामाजिक न्याय से जोड़ दिया, जबकि कांग्रेस की विचारधारा बेसिकली इस तरीके की नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा एक ऐसी राजनीति करती है जिसमें धर्म और जाति के लिए ज्यादा स्थान नहीं होता है, बल्कि वो मोटे तौर पर एक आप कह सकते हैं कि उनकी राजनीति में दोनों ही पुट शामिल रहता है, लेकिन खुल करके ना वो जातीय राजनीति करते रहे और ना खुल करके वो धर्म की राजनीति करते हैं, बल्कि एक बीच का रास्ता निकाल करके कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है। लेकिन कांग्रेस ने अब एक नया चरित्र अख्तियार किया है और यह चरित्र है सामाजिक न्याय का। और इस सामाजिक न्याय को गढ़ा किसने है? राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी के 2 बाजू कौन बन गए हैं? तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। ये दोनों सहयोग कर रहे हैं, और अगर इन दोनों के सहयोग के साथ ये सामाजिक न्याय की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जाएगी तो डेफिनेटली देश का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बदल जाएगा, और आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा अगर आप इसको अनुभव करें। भारतीय जनता पार्टी वो सारे अब निर्णय ले रही है जो कि सामाजिक न्याय को पसंद है, जो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, लेकिन कब? रोल बैक के जरिए से दबाव में ले रही है, कांग्रेस के दबाव में ले रही है, पीडीए के दबाव में ले रही है, और मजबूरी में लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो लेटरल एंट्री लेकर के आई थी, लेकिन अब उसके सामने ये सवाल है कि कहीं उसको लेबल ना कर दिया जाए, कहीं उसको पेंट ना कर दिया जाए कि वो एंटी रिजर्वेशन है, एंटी पिछड़ा है, एंटी दलित है। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो भी इनकी बात करे, दिल से करे, मन से करे, या उनके विरोधी किस तरीके से समझते हैं ये एक अलग मैटर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में भी जिस तरीके से उन्होंने 2014 के बाद से लेकर के पिछड़ों की राजनीति करी, पिछड़ों में उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस बनाई और बहुमत उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाई, उसके चलते अब उनके लिए उनकी बात करना ज्यादा जरूरी हो गया है। कांग्रेस ने जो अभी तक सामाजिक न्याय की लड़ाई में इस तरीके से मुखर रूप होकर के, वोकल होकर के सामने नहीं आती थी, वो भी अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो देश के 2 जो राष्ट्रीय दल हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने की अब कोशिश करेंगे। और आप ध्यान रखें कि अब धर्म की राजनीति धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएगी, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो मेजर बेनिफिशरीज होंगे वो पिछड़ा दल के पिछड़े लोग होंगे, दलित होंगे, एसटी एससीज होंगे। उनका प्रतिनिधित्व, उनका पार्टिसिपेशन तो राजनीति में बढ़ा, लेकिन अभी तक उनके जीवन में कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आ रहा था। अब वो क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ सकता है, क्योंकि जातीय जनगणना होगी तो जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, उसके आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सरकार में मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलेगा और हर जगह मिलेगा। और फिर ये मांग आगे बढ़ती जाएगी, कहाँ रुकेगी ये तो समय बताएगा, समय की बात है। लेकिन अब सामान्य की राजनीति कौन करेगा? देखिए, मुस्लिम तो भारतीय राजनीति में पहले से ही हाशिए पे था, लेकिन सामान्य वर्ग की राजनीति कौन करेगा?
भारतीय जनता पार्टी को भी अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, सामाजिक न्याय की राजनीति करनी है, और कांग्रेस भी अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, वो ऑलरेडी जो है जातीय दल के रूप में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनको इस तरीके से लेबल किया गया था। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी को यादवों की पार्टी माना जाता रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को यादवों की पार्टी मान लिया गया, इसी तरह जेडीयू को कुर्मियों की पार्टी मान लिया गया, अपना दल को कुर्मियों की पार्टी मान लिया गया। तो आप अगर देखें, राजभर को राजभरों की पार्टी मान लिया जाता है, निषाद पार्टी को निषादों की पार्टी मान लिया गया। तो ये जातीय आधारित पार्टियां थीं, इनका एक जातीय बेस था और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब ये सामाजिक न्याय की लड़ाई भारत के दो केंद्रीय दल, भारत के दो राष्ट्रीय दल, जिनकी प्रेजेंस पहुंच पूरे भारत में है, जो सरकार बनाते हैं, कोई भी गठबंधन की सरकार बने, इनके बिना नहीं बन सकती है। एनडीए की सरकार बने तो भी भारतीय जनता पार्टी को रोल प्ले करना है, यूपीए की सरकार बनेगी या इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस को लीड करना है, क्योंकि मेजर चंग उसी के पास है। अब ये दोनों सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। सामान्य के मुद्दे कौन उठाएगा, जर्नल के मुद्दे कौन उठाएगा? और मुसलमान तो पहले ही हाशिए में। मुसलमानों का कोई इशू ना तो कांग्रेस का इंडिया अलायंस उठाने जा रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी उठाने जा रही है। आप देखें, अभी महाराष्ट्र में एक संत है रामगिरी जी महाराज, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मुसलमानों के प्रॉफिट है, मुसलमान क्या हर मजहब का जो अनुयायी होता है वो अपने जो प्रॉफिट होते हैं या जो उनके देवता होते हैं या जिनको वो अपना बड़ा मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी शान में कोई भी आदमी गुस्ताखी पसंद नहीं करता है और ना करना चाहिए। फिर आप देखें, क्या बाल ठाकरे साहब के बेटे उद्धव ठाकरे साहब ने क्या उन महाराज जी के लिए कुछ बोला? क्या शरद पवार जी ने कुछ बोला? क्या उनकी आलोचना की? क्या यह कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा? नहीं कहा। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक नहीं कहा। क्या राहुल गांधी ने उनका विरोध किया? नहीं किया। अखिलेश यादव ने किया? नहीं किया। तो कुल मिलाकर के आप देखें, मुसलमानों के इशू तो पहले ही दोनों ही गठबंधन या कोलिशन में कोई नहीं उठा रहा था, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आया है कि अब सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो देश की राजनीति को दिशा देने वाला सामान्य वर्ग था, जिसे सामान्य जाति कहा जाता है, जिसे स्वर्ण जातियां कहा जाता है, जिसे अपर कास्ट कहा जाता है, वो सो कॉल्ड अपर कास्ट भी अब हाशिए में भारतीय राजनीति में धीरे धीरे होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे जातीय चेतना बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे जातीय प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, प्रशासनिक रूप से शासन प्रशासन में बढ़ता जाएगा, सामान्य वर्ग या तथाकथित अपर कास्ट का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो भी सीमित होता चला जाएगा। मुसलमान ऑलरेडी हाशिए में है। ये विचार करने का अब विषय आ गया है, समय आ गया है कि कैसे समाज के दो बड़े वर्ग, एक हालांकि बहुत ही संपन्न वर्ग है, अभी उसके प्रभाव पर सिर्फ एक आकलन हो रहा है कि प्रभाव आने जा रहा है, जबकि एक दूसरा वर्ग है जो कि अल्पसंख्यक है, जो ऑलरेडी दलितों से बदतर स्थिति में आ चुका है सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या दिशा होगी देश की? देश किधर जाएगा? क्या एक बार फिर हिंदुत्व की राजनीति तेजी के साथ उभरेगी और फिर से ये जो जातीय जो मंडल और कमंडल है, जो देश को पिछले 30 सालों से घेरे हुए है, क्या ये मंडल और कमंडल ऐसी संघर्ष करते रहेंगे? क्या मंडल अब भारी पड़ेगा कमंडल के ऊपर? ये वो सारे सवाल हैं जो आने वाले कुछ सालों में आपके सामने बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। मेरा यह पर्सनल एनालिसिस है। जो नेटिजन्स हैं, जो ट्विटर्स पर लोग कमेंट कर रहे हैं या जो फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, अपने विचार रख रहे हैं, तो मैंने उन सारे विचारों को देखते हुए बात रखी कि सवाल तो ये है कि अब देश की राजनीति का केंद्र जो है पिछड़ा है, देश की राजनीति का केंद्र दलित है, देश की राजनीति का केंद्र जो है आदिवासी हैं, लेकिन देश की राजनीति के केंद्र से कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा सो कॉल्ड अपर कास्ट, और मुसलमान ऑलरेडी हाशिए में। कैसे इन दो वर्गों को समायोजित करेगा भारत का राजनीतिक चेतना, भारत की राजनीतिक प्रणाली, ये 1 लाख टके का सवाल है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।